गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। माय गॉड, एकदम से इतनी सारी छींकें आने लगती हैं, इतनी ठंड अभी शुरू नहीं हुई। फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, ठंडा गरम ठंडा गरम। यार माहौल है भाई, मौसम है। चलो शुरू करें बात। मंगल सिंह का नाम तो शायद अभी तक लिया नहीं है। क्या मंगल सिंह तुम्हारा नाम ले लिया? नहीं, ठीक है बेटा, सही ना, सही है, तबीयत ठीक है। अचानक से भी छींकें आने लगी, कुछ वो ठंडा गर्म वाला हुआ होगा फ्लक्चुएशन, लेकिन बाकी तो ठीक है। ओके, कल हमने पूना पैक्ट तो देख लिया। पूना पैक्ट क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की राय अलग अलग हो गई, है ना। और कल उसके बारे में देखा कि क्यों उनकी राय अलग अलग थी। लेकिन अंग्रेज दरअसल साइमन कमीशन के बाद से तैयारी क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा। तो गोलमेज सम्मेलन के बीच में उन्होंने कहा कि हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे। इसलिए प्रतिनिधित्व देंगे क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था दो चीजें। पहली चीज तो यह पता था कि अब आजादी की लड़ाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई। दूसरी बात यह पता थी कि कांग्रेस भी बहुत ताकतवर हो गई। आजादी की लड़ाई ताकतवर हो गई है, यानी सुधार तो करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस भी ताकतवर हो गई है, तो जो भी हम सुधार करेंगे, चुनाव की प्रणाली लाएंगे, उसमें कांग्रेस एकदम भयानक रूप से जीतेगी। तो ये व्यवस्था क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक, चेक्स एंड बैलेंसेस। 1935 का एक्ट आता है, ठीक है। आज की कहानी की शुरुआत 1935 के एक्ट से। जैसा हम लोगों ने शुरुआत से देखा, अंग्रेज कोई भी काम साफ दिल से नहीं करते, करते कुछ है और कहते कुछ है, या करते कुछ है एक तरफ और करते कुछ है दूसरी तरफ, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम आया है। इसके पहले हमने क्या बोला कि एक लंबी प्रक्रिया चली, साइमन कमीशन जिसकी बात हमने की। उसके बाद साइमन कमीशन के बाद, इसको ऐसे बना लेना मेरे साथ तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग में खाका रहेगा। साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन के बाद में हमने देखा कि गोलमेज सम्मेलन हो गए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 1, 2,
और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में क्या हुआ? मैकडोनल्ड अवार्ड आ गया। मैकडोनल्ड अवार्ड पर चर्चा बनी, पूना समझौता या पूना पैक्ट आ गया। और उसके बाद 1935 का एक्ट आया और 1935 के एक्ट के बाद 1937 में इसी नए अधिनियम के अंतर्गत चुनाव हुए। तो कुल मिलाकर के टाइमलाइन तुमको यहां दिखाई दे रही है ना? ये टाइमलाइन दिखाई दे रही है ना? इतनी बात तो तुमको याद है, समझ गए तुम लोग? साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट और अभी 1935 का एक्ट आ रहा है आज, और 37 में चुनाव हो जाए। ये बात समझ में आ गई तो इसको लिख लो। गांधी इरविन समझौता भी हुआ, लेकिन उस समझौते का बेटा प्रत्यक्ष रूप से आने वाला जो घटनाक्रम है उस पर प्रभाव नहीं है। अभी हम 1937 और 1935 के एक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए इरविन पैक्ट को छोड़ा। ठीक, तो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया ये चल रही है, इसको जरा लिख डालो। डन। मलिक को तथास्तु बोल दें। अच्छा, तो तथास्तु तो बोल दें, तुम पहले ये पूछो तुमने वरदान क्या मांगा। पता चला तुम भस्मासुर के टाइप का कोई वरदान मांग लो हमसे और हम तथास्तु बोल दें। अरे भोले शंकर के जो है हम भक्त हैं, लेकिन यार महादेव थोड़े हैं जो तो किसी भी चीज पे तथास्तु बोल देंगे। भस्मासुर की कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने। ठीक है, इसको लिख लिया है। अब 2 चीजें समझ में आ गई हैं अंग्रेजों। पहली चीज ये है कि सुधार तो अब अनिवार्य है, या इसको और अच्छी तरीके से लिखो तो अंग्रेज ये समझ गए हैं कि संवैधानिक सुधार अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष जो है अब क्या हो रहा है? शक्तिशाली हो रहा है। एक बात तो अंग्रेज ये समझ गए कि अब बेटा 1919 के बाद ये अनिवार्य हो चुका है कि सुधार करो, नहीं करोगे तो समस्या होगी। दूसरी चीज क्या हुई कि संवैधानिक सुधार अगर आएंगे तो 1919 के एक्ट के बाद देने को अब क्या बचा है? ठीक है, 1919, ठीक है, 1919 निधि क्या कह रही है? 1935 के एक्ट की बात, 35वीं क्लास। हाँ ठीक, 1919 का एक्ट अभी हम लोग देखेंगे एक रिकाप। 1919 के एक्ट में क्या किया था? हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, यानी प्रांत में जो हस्तांतरित विषय है उसमें सरकार बनवा दी थी। अब क्या करोगे भाई? ज्यादा से ज्यादा प्रांत में आम चुनाव करवा दोगे, और वही होने जा रहा है। यानी चुनाव सुधार करने ही करने हैं, ये अंग्रेजों को समझ में आ गया। अभी सब आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी मांग ही है चुनाव सुधार की, और 1919 के एक्ट के बाद देने को अब बचा ही क्या है? क्या बचेगा? प्रांतों में आम चुनाव करवा दो। आम चुनाव प्लस
उत्तरदायी शासन, प्रांतों में आम चुनाव और उत्तरदायी शासन। तो ये क्या है, यही होना है। लेकिन भाई अगर हम आम चुनाव कराएंगे और उत्तरदायी शासन लाएंगे, तो दूसरी बात अंग्रेज और समझ रहे हैं, कांग्रेस अब बहुत शक्तिशाली है और साथ ही साथ पे बहुत अधिक लोकप्रिय भी है। और अगर कांग्रेस ने इन चुनावों में भाग लिया तो कांग्रेस के पास बहुत अधिक शक्ति आ जाएगी। ये बात अंग्रेज समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो। ये 2-3 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परिस्थितियों की समझ, अंग्रेज 2 बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं और ये 2 बातें तुम भी समझ गए हो। इतना क्लियर है, बात समझ गए? और इसी के लिए ये सारी खिचड़ी बन रही है कि किसी भी प्रकार जो कांग्रेस है वो उतनी मजबूत ना हो जाए, यानी सरकार भी कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस चलाने लग जाए। और इसी वजह से 2 प्रक्रियाएं साथ में चल रही हैं, एक संवैधानिक सुधार और दूसरी संवैधानिक सुधारों के भीतर से आपसी फूट। ठीक, और यही 1935 के अधिनियम में हमको दिखाई देगा। तो सबसे पहले जरा लिखो, ये तुमने बना लिया है, पूर्णिमा तुम्हारा मैसेज शो हो रहा है बेटा। बस ये तो तथास्तु है मलिक, एकदम तथास्तु, 3-4 बार तथास्तु है ना। लिखो जरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये बना लिया है। इसके नीचे, या अगर दोनों बना लिए हैं तो दोनों के नीचे लिखो, साइमन कमीशन से लेकर साइमन कमीशन से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक अंग्रेज 2 बातें समझ चुके थे। अंग्रेज 2 बातें समझ चुके थे। डैश लगाओ अगली लाइन से पहला। स्वतंत्रता संग्राम अब शक्तिशाली होता जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम अब शक्तिशाली होता जा रहा है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए समझना जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम अब शक्तिशाली होता जा रहा है, इसलिए संवैधानिक सुधार अनिवार्य है।
अनिवार्य है। इसी में लिखना 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में प्रांतों के भीतर 1919 के अधिनियम में प्रांतों के भीतर आरक्षित और हस्तांतरित विषय बना दिए गए थे। याद है तुमको? मैं हमेशा कहता हूं कहानी की तरह सुन लोगे तो याद रहेगा, रट्टा से नहीं याद रहता है। ठीक है ना? ठीक। ये तो सरकार पर बोला रोहन, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बढ़िया बेटा। कोई नहीं सृष्टि, आ जाओ बेटा। 19 का ये एक्ट याद है तुमको ना? तो हस्तांतरित विषय बना दिए गए थे। अगली लाइन लिखो, हस्तांतरित विषयों में सीमित चुनाव प्रणाली भी लागू हो गई थी। ठीक है, लागू हो गई थी। पूर्ण विराम। इसलिए अब चुनाव प्रणाली का विस्तार करना अनिवार्य था। अब दूसरा पॉइंट कांग्रेस सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल थी। सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल थी। निश्चित रूप से चुनावों में उसे चुनौती देने के लिए अन्य शक्तियों को मजबूत करना जरूरी था। अन्य शक्तियों को मजबूत करना जरूरी था। इसलिए गोलमेज सम्मेलन
गोलमेज सम्मेलन तथा साइमन व लोथियन समितियां। लोथियन समिति भी तुमको याद है, मताधिकार समिति। साइमन व लोथियन समितियां प्रतिनिधित्व के नाम पर कांग्रेस विरोधी शक्तियों को मजबूत कर रही थी। अब एक चोट के लिए 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? 1919 में भी कहा गया था कि एक प्रांतीय सरकार, ठीक है, एक केंद्र सरकार और केंद्र के साथ ये राज्य या प्रांत की सरकार। फिर क्या हुआ? इस सरकार को तोड़ दिया गया दो हिस्सों में, आरक्षित, हस्तांतरित। स्वराज पार्टी और इनका सबका झगड़ा इसी मुद्दे पर हुआ। फिर क्या हुआ? अब आ रहा है 1935 का एक्ट। अभी समझ में आएगा तुमको। यहां क्या हो रहा है? यहां पर केंद्र में संघ बना देंगे, ठीक है, कहेंगे कि केंद्र में होगा संघ और राज्य में होगा उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन क्या कहते हैं किसको? जहां पर चुना जाए लोगों को, ठीक है, तो उत्तरदायी शासन। और इतने दिनों से भारतीयों की यही तो मांग है, स्वशासन। भले ही केंद्र में स्वशासन नहीं दे रहे, लेकिन प्रांत में जाओ, अपने आप सरल राज करो जाकर के, ठीक है, उसको करो। दिल्ली समझौता, इरविन समझौते को दिल्ली समझौता कहते हैं अनिल, ठीक है, ठीक है। उत्तरदायी शासन यानी स्वशासन, कम से कम प्रांत में स्वशासन देना है। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के पास बचे ही क्या है? अंग्रेज कोई खुशी खुशी नहीं कह रहे, ले बेटा 1919 में तुमको ये गिफ्ट दिया था, मैं फिर से इंग्लैंड गई हूं, मैं तेरी महारानी हूं बच्चे, ये ले 35 में और बढ़िया गिफ्ट दे रहा हूं। बच्चा हल्ला बहुत मचा रहा है। 1919 में जो गिफ्ट दिया था हम उससे भी खुश नहीं थे, और 1919 के बाद जो गिफ्ट अब तक नहीं आया है उससे तो हम और नाराज है, तुम्हारी जिंदगी हराम कर देंगे। तुम महारानी ना, तुम बैठोगी ना दरबार में, तो तुमको बीच में से हल्ला कटता दिखाई देगा, एकदम पर्दा हम तुम्हारे चरस बो देंगे, काइंड ऑफ। यही तो मूवमेंट चल रहा है। अंग्रेजों की मजबूरी है कि वो संवैधानिक सुधार करें, और अब अंग्रेजों की मजबूरी यह है कि कम से कम स्वशासन की दृष्टि से कुछ ऐसा करें जो दिखाई दे, वरना मामला हाथ से जा रहा है, ठीक है। अब तुम नॉर्मल बुलेट पॉइंट में आ जाओ, नॉर्मल बुलेट पॉइंट में आ जाओ और लिखो 1935 में पारित किया गया एक्ट। ये अब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लो इसको। 1935 में पारित किया गया एक्ट एक प्रक्रिया का परिणाम था, एक प्रक्रिया का परिणाम था यह अधिनियम अंततः
यह अधिनियम अंततः तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत जरूरी है प्रीलिम्स का पॉइंट, अंततः तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गठित लिनलिथगो समिति द्वारा तैयार किया गया। अगला पॉइंट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्ट को लागू करने, इस एक्ट को लागू करने के लिए 1936 में इस एक्ट को लागू करने के लिए 1936 में लिनलिथगो को भारत का वायसराय बनाया गया। सीधा सवाल बना देंगे, 1935 का एक्ट भारत में लागू करने के लिए या 1937 के चुनाव संपन्न कराने के लिए कौन सा वायसराय नियुक्त हुआ था? तो लिनलिथगो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एक्ट यह एक्ट 1 अप्रैल 1937 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन की दृष्टि से भी, और अगर स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्चुअल सवाल आ जाए तब भी बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो, स्वतंत्रता के बाद तक, स्वतंत्रता के बाद तक यह एक्ट लागू रहा। ठीक है, लागू रहा और अंततः 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? संविधान। ठीक है, संविधान जब बना तब जाकर इसको हटाया। ठीक, 26 जनवरी 1950 को उन्मूलित हुआ, यानी इसको उखाड़ फेंका गया, इसको हटाया गया और उसकी जगह संविधान आया। उन्नीस सौ 1935 का एक्ट। अब इसके कुछ प्रावधान देख लेने। ठीक है, इसने कहा कि केंद्र में बनाएंगे एक संघ। संघ का मतलब फेडरेशन। संघ का मतलब फेडरेशन। और ये संघ क्या है? ये संघ क्या है? अखिल भारतीय संघ है। उसने कहा पूरे भारत को मिला के एक संघ का निर्माण हम कर देंगे
और इस संघ के भीतर क्या होगा, इस संघ में ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों के सीधे अधीन जो हिस्सा है और प्लस रियासतें, सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बना दिया जाएगा। ठीक है, पर संघ तो बना देंगे अखिल भारतीय संघ, लेकिन रक्षा और विदेश मामले संघ के पास नहीं होंगे, अंग्रेज अपने पास रखेंगे ब्रिटेन में। रक्षा और विदेश मामले अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, वायसराय को वीटो पावर दे दिया गया। वीटो पावर पे बहुत बार बात हुआ है कि अगर किसी चीज पर ब्रिटेन सहमत नहीं है तो वायसराय हस्तक्षेप करेगा और वीटो लगा देगा कि नहीं, अपन ये नहीं मानता है। यानी एक प्रकार से संघ की परिकल्पना ये हुई कि रक्षा विदेश छोड़कर और वायसराय के हाथ में वीटो पावर देकर अंतिम शक्ति क्राउन ने अपने हाथ में रखी और कांग्रेस इस संघ या फेडरेशन के खिलाफ रही, इसलिए यह लागू नहीं हो सका। तो अब लाइन लिखो, हेडिंग डालो, 1935 एक्ट के प्रावधान। 1935 एक्ट के प्रावधान, पहला लिखो, ये डाला प्रावधान, ठीक, और उसी में लिखो केंद्रीय व्यवस्था। ये सब हेडिंग हो गई, अंडरलाइन। उसके बाद लिखना शुरू करो, केंद्रीय व्यवस्था। लिखो, केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ ब्रैकेट में लिख लेना ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ठीक का प्रस्ताव हुआ जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें दोनों शामिल थे। अगला पॉइंट, रक्षा और विदेश मामले संघ के अधीन नहीं थे। रक्षा और विदेश मामले संघ के अधीन नहीं थे। अगला पॉइंट, वायसराय को अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी। अगला पॉइंट, वायसराय को अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी
तथा तथा उसे वीटो भी प्रदान किया गया। तथा उसे वीटो भी प्रदान किया गया। अब जरा देखो प्रांत। प्रांत में पहले आरक्षित हस्तांतरित विषय थे ना, अब प्रांत में विधान मंडल है और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद आज भी ये व्यवस्था लागू है, क्योंकि ये दुनिया भर में ऐसी व्यवस्था ही चलती है कि एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ये ब्रिटेन से निकली हुई परंपरा है, उच्च और निम्न सदन में बांट दिया जाता था। तो विधानमंडल, यहां पर मताधिकार सीमित है, सीमित मताधिकार, लेकिन जितना भी मताधिकार है उसके आधार पर आम चुनाव होंगे। और विधान परिषद जैसे चुना जाता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से विधान परिषद के सदस्य चुने जाए। तो एक तरीके से प्रांतों के भीतर जो आरक्षित और हस्तांतरित वाली डायरकी लागू थी वो समाप्त कर दी 1935 के एक्ट ने, और ये नई व्यवस्था ये लेकर के आ गए। ठीक है। और यहां पर जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार को अत्यधिक शक्ति प्राप्त है, वो कानून बनाने का अधिकार रखती। भले ही गवर्नर को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई, भले ही सबसे ऊपर वायसराय बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि भारत का पहला आम चुनाव इसी एक्ट के तहत लड़ा गया। यानी अंततः प्रांतीय स्वशासन की ओर अंग्रेज 1935 में बढ़ गए। ये समझना, 1919 में जो दे दिया उसके बाद अंग्रेजों के पास क्या बचा है? ठीक है, 19 में जो दिया उससे ज्यादा ही ना दोगे, और 35 में जो दिया उससे ज्यादा ही ना दोगे। यहां पर भी 47 में पूरी तरीके से भारतीय आ जाएंगे और यहां भी पूरी तरीके से भारतीय आ जाएंगे। एक जो प्रश्न दिमाग में रखना है मेंस के दृष्टिकोण से, भारत की स्वतंत्रता संवैधानिक सुधारों का क्रमिक विकास थी। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से उसको लिख लेंगे, रट्टा नहीं मारते हैं इसलिए। ठीक है ना। तो चलो अगला लिखो, राज्य या प्रांतीय व्यवस्था। राज्य या प्रांतीय व्यवस्था, पहला पॉइंट, इस एक्ट ने प्रांतों में 1919 के एक्ट द्वारा स्थापित डायरकी याद है, दोहरा शासन, द्वैध शासन, स्थापित डायरकी ब्रैकेट में दोहरा शासन।
समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए भी। अगला पॉइंट, इसके स्थान पर विधानमंडल, इसके स्थान पर विधानमंडल / विधानसभा / विधानसभा और विधान परिषदों का गठन हुआ। विधान परिषदों का गठन हुआ। अगला, विधानसभाओं का चुनाव आम चुनाव द्वारा किया गया। हालांकि केवल 14% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। विधानसभाओं को कानून बनाने कानूनी विषयों पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त वित्त यानी फाइनेंस, है ना, पैसा भी अब आ गया, पहले पैसा नहीं था इनके पास। वित्त, नागरिक प्रशासन, यानी अब डीएम काम करेगा चुनी हुई सरकार के नीचे। तुम लोग अगर 1935-37 में आईएएस होते तो अब अचानक से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कल तक अंग्रेजों के सामने खड़े हो, जी हुजूर जी हुजूर, और उसके बाद अब कांग्रेस की सरकारें बनेंगी या जहां जहां अन्य सरकारें बनेंगी वहां पर उनके अधीन काम करोगे। ठीक है, उनके अधीन काम करोगे। तो ये क्या हुआ, नागरिक प्रशासन, वह पुलिस पर नियंत्रण मिल गया। अब यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो रट्टा मार विद्या में छूट जाता है, ये है क्राउन। ये महारानी का मुकुट है, इसमें एक बहुत बढ़िया वाला सुंदर सा डायमंड भी लगा हुआ है ना, ब्लू डायमंड। एक महारानी इंग्लैंड में बैठी हैं। अभी इसके पहले सिस्टम क्या है, यहां वायसराय बैठा है और वायसराय के नीचे
गवर्नर बैठे हैं। लेकिन इस एक्ट ने प्रांतों को दे दिया स्वशासन। तो एक तरफ वायसराय बैठा है और दूसरी तरफ प्रांतों में गवर्नर बैठे हैं। यानी गवर्नर अब सीधे तौर पर क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। वायसराय तो जो है वो बना रहा, लेकिन सीधे तौर पर क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। गवर्नर को बहुत ताकत यहां पर दे दी गई, लेकिन प्रांतीय सरकार के लिए कहा गया कि आप वायसराय और भारत सचिव से मुक्त हैं, आपको केवल डील करना है अपने गवर्नर के साथ। इसको शक्ति बहुत दे दी गई है और वो क्राउन का प्रतिनिधि बन गया है। तो अगला पॉइंट लिखो। 14% में बेटा जो वोटिंग का अधिकार है वो संपत्ति और शिक्षा के आधार पर है कि जिनके पास इतनी भूमि होगी उतनी भूमि के बाद में वो वोट डालने के अधिकारी है, या इतनी शिक्षा होगी तो वोट डालने के अधिकारी है। तो इसीलिए सीमित मताधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलो लिखो अगला पॉइंट। प्रांतीय सरकारें वायसराय और भारत सचिव के नियंत्रण से मुक्त थीं। पूर्ण विराम। गवर्नर को अत्यधिक शक्ति दे दी गई। गवर्नर को अत्यधिक शक्ति दे दी गई और अब वह सीधे तौर पर क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। अब जाहिर सी बात है यार, तुम लोगों ने सुना है गुड़ भरा हंसिया, यानी जिस हंसिया में गुड़ लगा हो। पहले की कहावतें हैं, एक जमाना होता था। तो ठीक है, गुड़ भरा हंसिया, ठीक। मुंह में अगर उससे गुड़ खाओ तो मुंह कट जाए, और ना खाओ तो गुड़ छूट जाए। तो कांग्रेस के लिए क्या हुआ कि यार 1935 का एक्ट आ गया, इस पर रिस्पॉन्स करना है। तो कांग्रेस ने इस पर रिस्पॉन्स किया, उसकी प्रतिक्रिया आई। और प्रतिक्रिया क्या आई? कांग्रेस ने दो काम किए। पहला काम क्या किया कि उसने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, संविधान सभा बनाओ। दूसरी प्रतिक्रिया जो कांग्रेस की आई, उसने कहा कि हम सरकार जो चला रहे हैं वो क्या है, उसका एक कृषि कार्यक्रम है। हम अपने देश के किसानों के लिए ये करना चाहते हैं, ठीक। और इसके लिए एक अधिवेशन हुआ, फैजपुर अधिवेशन 1937। नेहरू इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके लिए खास चीज तो याद रखनी है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में होता है। दूसरी चीज कि कांग्रेस ने एक क्रांतिकारी कृषि कार्यक्रम यहां पर पेश किया। तो एक जरा बॉक्स बना लो, क्योंकि ये बाकी घटनाक्रम के बीच में फैजपुर अधिवेशन
1937 बॉक्स के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण 3-4 फैक्ट्स यहां पर लिखने हैं, ठीक है। लिखो, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937। पहला पॉइंट, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में संपन्न हुआ। एकदम सीधा सवाल यहीं से आएगा, ठीक। जो किसी गांव में संपन्न हुआ। अगला सवाल क्या बन जाएगा? फैजपुर कहां स्थित है? तो अगला सवाल लिखो, फैजपुर महाराष्ट्र में स्थित था, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित था, ठीक। यह जलगांव जिले में स्थित है। अगला, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और एक संविधान सभा गठित करने की मांग उठाई। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मील का पत्थर, माइलस्टोन। ये बेटा जब तक दिल्ली में बारिश नहीं हो जाएगी तबीयत का हाल उतार चढ़ाव होगा। मेरा गला जो है लगातार, अरे वाह, कमलेश हलकर, हाँ, जलगांव से ही हो। जलगांव में बेटा गांधी तीर्थ गए हो कमलेश? जलगांव में कभी तुम गांधी तीर्थ गए हो? अभी ठीक है माधवी, ठीक है बेटा, मैं कमलेश से पूछ रहा हूं, जलगांव में गांधी तीर्थ गए हो कभी? अनुप्रिया कह रही है वॉइस कम है। अभी बाकी बच्चे तो एकदम ठीक सुन रहे हैं, बताना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखो। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने, चले जाना भाई, जलगांव वॉइस कम है, अनुप्रिया कह रही है।
अवधेश भी कह रहा है, बाकी बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है। ठीक, चलो अगला पॉइंट। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक क्रांतिकारी कृषि कार्यक्रम प्रस्तुत किया। डैश लगाओ और एक एक लाइन में एक एक पॉइंट लिखते जाओ, क्योंकि कभी भी प्रश्न बन सकता है कि फैजपुर में कांग्रेस ने निम्न में से कौन सी जो है मांगे रखी थी। विशाल, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में बात करेंगे बच्चे, ठीक है। देखो, पहला, लगान में 50% कटौती। लगान पिक्चर देखिए ना, लगान पिक्चर में वो अंग्रेज क्या कहता है, 2 गुना लगान देना होगा। अभी नेहरू जी कहते हैं आधा लगान लेना होगा, ठीक है, 2 गुना बनाम आधा। तो लगान में 50% कटौती। अगला पॉइंट, जिस भूमि से लाभ ना हो, जिस भूमि से लाभ ना हो, यानी मान लो चारा बो लेते हैं, चारे में कौन सा लाभ आएगा, ठीक है, चारे में कौन सा लाभ आएगा, ठीक है ना। अभी यही चल रहा है, बॉक्स वाला यही चल रहा है बेटा, अभी बॉक्स बंद नहीं हुआ है। जिस भूमि से लाभ ना हो उस पर लगान से मुक्ति। लगान मुक्ति। जमींदारी प्रथा। अगला पॉइंट, जमींदारी प्रथा, बेगारी और सामंती उपाधियों से मुक्ति। जमींदारी प्रथा, बेगारी और सामंती प्रथाओं से मुक्ति। सहकारी खेती को बढ़ावा। सहकारी खेती को बढ़ावा। अगला, बकाया लगान की माफी। बकाया लगान की माफी। जो लगान ऐसा है जो नहीं चुकाया जा सका, जो बकाया है, उसको माफ कर दिया जाए, इसको आजकल कर्जा माफी कहते हैं, है ना, ठीक, या लगान माफी कहते हैं। बकाया लगान में माफी। अंग्रेज क्या करते थे, लगान नहीं चुकाओगे जमीन से बेदखल कर देंगे। अभी क्या कर रहे हैं, अगला पॉइंट, बेदखली कानूनों में संशोधन। कृषक संघों को मान्यता, यह आखिरी है, कृषक संघों को मान्यता। अब देखो,
टोटल चुनाव हुए 11 जगहों पर। 11 में से 6 जगहों पर सीधे कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर एक और सरकार भी कांग्रेस की बन गई। यानी एक तरह से 11 में से 7 प्रांत एक बन गए कांग्रेस के प्रांत, और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई और उस हाई लेवल कमेटी ने कहा कि ठीक है, चुनाव तो लड़ ही लो, वरना उल्टी सीधी सरकारें आ जाएंगी, हमारे लिए जिंदगी और आसान। ठीक है, वो कहते ना, वो मेरे दो दो बाप वाला जो डायलॉग है कि एक तो अंग्रेज बैठे ही बैठे हैं डंडा चलाने, फिर कांग्रेस विरोधी सरकारें आ गई, वो भी डंडा चलाएंगी, और ये दोनों आपस में जाएंगे मिल और मिल के करेंगे राज। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव लड़ लिया जाना चाहिए। तो अब हेडिंग डालो, बॉक्स को बंद कर दो, हेडिंग डालो 1937 के चुनाव। ठीक है, 1937 के चुनाव। पहला पॉइंट, पहले तो कांग्रेस ने 1935 के एक्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। पूरी तरह खारिज कर दिया। परंतु बाद में प्रांतीय चुनावों में भाग लेने पर सहमति बनी। पूर्ण विराम। हालांकि कांग्रेस ने अखिल भारतीय संघ के प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया। ठीक है, अगला पॉइंट प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। गांधी जी की सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव में भाग लेने संबंधी प्रस्ताव पेश किया। तो किसने प्रस्ताव पेश किया? राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखना है। पूर्ण विराम। ठीक है, अगला पॉइंट, गांधी जी ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया
गांधी जी ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा बा चुनाव उनाव नहीं लड़ना है। ठीक, फिर होने लगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आपस के गुड मॉर्निंग खत्म। गांधी जी ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया, पूर्ण विराम। नेहरू जी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। नेहरू जी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। और लिखो 11 में से 6 प्रांतों में 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ठीक है, ऐसे डैश लगाओ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लो ताकि तुमको ध्यान रहे। ठीक है, देखो बंबई, मद्रास, बंबई, मद्रास, बिहार। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देना, इनके मुख्यमंत्रियों के भी नाम कभी सुमेलित करने को आ जाए तो लिखवा दूंगा। बंबई, मद्रास, बिहार, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस कहते थे मध्य भारत को। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस आज का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत, सॉरी मध्य भारत नहीं, मध्य प्रांत लिखो। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ये आज का तो नहीं है लेकिन फिर भी आज का एमपी का बड़ा इलाका होता था। दूसरा संयुक्त प्रांत, ये आज का यूपी का बड़ा हिस्सा होता था। ठीक है, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत ध्यान रखना। ये आखिरी इसमें लिखो उड़ीसा और इसमें लगा दो डैश। ठीक है, इनके मुख्यमंत्रियों को अगर सुमेलित करने के लिए आ जाए तो बंबई, जी खेर। ठीक है, मद्रास, राजगोपाला चारी। बिहार, श्री कृष्ण सिन्हा। मध्य प्रांत, एन पी खरे। संयुक्त प्रांत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, उड़ीसा, हरे कृष्ण महताब। हरे कृष्ण महताब, क्योंकि जहां से कठिन सवाल बन सकते हो वहां तुमको एक नजर रखनी है। निम्न में से कौन बंबई प्रांत का जो है वो बना, मुख्यमंत्री बनेगा प्रांत में। लेकिन यहां पर इस काल में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, पीजी केर, सी राजगोपालाचारी और ये सारे लोग। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर प्रांत में
पश्चिमोत्तर प्रांत में गठबंधन सरकार बनी। गठबंधन सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर खान साहब बने। ठीक है, डॉक्टर खान साहब बने। ये क्या हो गया, 6+1 बन गया। अब कहां नहीं बनी, थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी लिखो। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब और सिंध में रहा। पंजाब और सिंध में रहा। ठीक है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान और सिंध सिंध यूनाइटेड पार्टी के अल्लाह बख्श, सिंध में सिंध यूनियनिस्ट पार्टी के अल्लाह बख्श प्रधानमंत्री बने। सिकंदर हयात खान भी मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे, हालांकि मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया, लेकिन ये जो अल्लाह बख्श हैं ये मुस्लिम लीग के कट्टर विरोधी, विभाजन के विरोधी और सिंध के पाकिस्तान में जाने के विरोधी। इनके मुस्लिम लीग ने जिन्ना ने हत्या करवा दी, इतना विरोध इन्होंने किया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखो। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, क्योंकि ये सवाल कभी भी बन सकते हैं। पंजाब नहीं बनी कांग्रेस की सरकार, सिंध नहीं बनी, बंगाल नहीं बनी, ठीक है ना, असम नहीं बनी, ये 4 स्टेट्स में नहीं बनी। 11 में से 7 में बन गई, 4 में नहीं बनी। जिनमें नहीं बनी उसका भी ख्याल रखना है प्रीलिम्स के लिहाज से। ठीक, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये देखो भैया, ठीक है, दोनों समर्थन दे रहे हैं। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने समर्थन दिया। हालांकि बंगाल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ठीक है, अब ये हो गई कहानी। ये सरकार
1937 में बन गई। अब सरकारें बनी तो क्या हुआ, हमने बताया ना कि अब भाई साहब कल तक जो है अंग्रेज हमारा बॉस था, तो सारी नौकरशाही अंग्रेजों के पास फाइल लेके जा रही है। अब बन गई सरकारें कांग्रेस की 4 स्टेट्स में अदर, तो यही नौकरशाही अब जा रही है कांग्रेस के नेता। कल को एक दिन पहले तक जिन पर दे दनादन लठ चला रहे थे, आज वो मंत्री बन के बैठ गए, मिनिस्टर साहब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, असम नहीं लिखवा, लिखो असम वैली मुस्लिम पार्टी, असम भी लिख लो, सही याद दिलाया। असम वैली मुस्लिम पार्टी के मोहम्मद सादुल्लाह प्रधानमंत्री बने। ओके, तो क्या हुआ, अब हो गया, ये पहले आज की तरीके से नहीं है ना, कि पहले नेताजी वादा करेंगे और उसके बाद में जब आदमी कहेगा कि साहब आपने तो ये वादा किया था, तो तुरंत एक गाना बजने लगा कि वादा तो टूट जाता है। भैया हो गया वादा, वादा चुनाव भर तक वादा था, बाकी तुमको समझ में नहीं आ रहा कि वादा तो टूट जाता है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है और स्वतंत्रता संग्राम की कांग्रेस, जहां पर गांधी हैं, नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, मौलाना आजाद हैं, सरदार पटेल हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इतने बड़े बड़े महान महान लोग हैं। अब कांग्रेस की सरकार जो अब तक कह रही थी, उसके पालन का समय आ गया, यानी कुछ कर दिखाने का समय आ गया है। और कांग्रेस ने चुनाव में जब भाग लिया तो भाई जनता पर से दमन खत्म कर दिया, राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी, ठीक है ना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी। कृषि पर नए नए कानून बनाए, जिनसे किसानों को बहुत फायदा हुआ, मजदूरों को बहुत फायदा हुआ। पुलिस को कंट्रोल कर लिया कि तुम बहुत बेटा कूदे कूदे घूम रहे थे, अब बहुत मारेंगे। ये गाना सुनना ही नहीं चाहिए, ये डिप्रेसिंग सॉन्ग्स कभी सभा सुनना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। अला जिंदगी में वैसे भी चुनौतियां होती हैं, बी पॉजिटिव, हमेशा बढ़िया बढ़िया गाना सुनो। देख, हम जब थे तुम लोगों के इतने, तो मेरा पसंदीदा जो है एल्बम था रंग दे बसंती, और उसमें गाना है जिद्दी 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 जिद्दी, जिद रखो, एक जिद, अहंकार नहीं, जिद। काग चेष्टा वको ध्यानम, तो काग का जो चेष्टा है ना, कौवे जैसा, हार नहीं मानता, जिद रखता है। वो गाना सुनते थे, क्या डिप्रेसिंग, वादा तो टूट जाता है और पता नहीं क्या क्या। अरे रोमांटिक गाना भी ससुरा सैड सॉन्ग है, रोमांटिक है, सैड है, गाने बड़े खराब खराब जो है मतलब लिखे गए। एक हमको गाना बहुत पसंद जो है नापसंद है, फंडामेंटली बहुत पुराना गाना, कि तुम किसी और को ना चाहो, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अभी ये क्या थ्रेट है, तुम्हारी ऐसी तैसी लेके जूता मारेंगे 20 25 50। हमारी मर्जी है कि हम किसको चाहे ना किसको न चाहे। रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग नहीं, क्रिमिनल सॉन्ग है बे, ठीक है। नकार इसलिए दिया बेटा रागिनी, क्योंकि अखिल भारतीय संघ में रियासतें शामिल हैं, और ठीक है ना, रियासतें शामिल हैं। और रियासतें कौन है, राजा रजवाड़ा। कांग्रेस ने कहा राजा रजवाड़ा खत्म, अब तुम्हारा जमाना खत्म। तो कांग्रेस अब क्या कर रही है कि वादा पूरा कर रही है, ठीक है ना, वादा पूरा कर रही है। तो कांग्रेस सरकारों के जो कार्य हैं, ठीक, उनकी एक छोटी सी लिस्ट तुमको
बनानी है, ताकि तुम्हारी निगाह में रहे कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य इस सरकार ने किए। सबसे पहला काम, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रता। उसने कहा ये बिना वारंट के जेल भेजना, ये भेजना, वो भेजना और लोगों पर अत्याचार करना गलत। दूसरा काम क्या किया, प्रेस स्वतंत्र कर दी। इन्होंने प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे ना, इन्होंने प्रेस को बिल्कुल प्रतिबंध मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। कम्युनिस्टों को छोड़कर बाकी सबसे प्रतिबंध हटा लिया। कम्युनिस्टों के अलावा राजनीतिक संगठन स्वतंत्र हो गए कि भैया जो तुम करना चाहते हो करो। इसमें ध्यान यही रखना है कि कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को मुक्त नहीं किया, ठीक है। फिर क्या किया, क्रांतिकारी कृषि कार्यक्रम बनाए, बहुत क्रांतिकारी, यानी किसानों की भलाई करने वाले कृषि कार्यक्रम बने। और इसमें ब्रैकेट में लिख दो, सबसे क्रांतिकारी जो है अधिनियम बनाए, कार्यक्रम नहीं, ब्रैकेट में लिखना तुम लोग, सबसे क्रांतिकारी अधिनियम उत्तर प्रदेश। सबसे क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना दिया। फिर कृषक संघों को मान्यता, जो वादा किया था, ठीक। फिर क्या किया, पुलिस अधिकारों में कटौती, ठीक है। इसको ऐसे मेरे साथ तुम लोग लिखते चलो, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जेल में रखते थे ना ये, इन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी, ठीक है ना। और इन राजनीतिक कैदियों में क्रांतिकारी भी शामिल हैं, ठीक है ना। और खादी जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा, खादी आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा और श्रमिक संघों को मान्यता। इतनी सारी चीजें इन्होंने कर दी, ठीक है। बहुत सारा काम किया, ऐसा ऐसा काम जो इतने दिनों से हुआ ही नहीं था, ठीक। रचनात्मक कार्यक्रम में बहुत कुछ आ जाएगा, तुम शराबबंदी, शिक्षा, ठीक है, ग्रामोद्योग, ये सब तुमको पता ही है। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही ये सब निपटेगा, वैसे ही यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगेंगे, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। साक्षी कह रही है सर गुड मॉर्निंग भी कोई नहीं बोल सकता है, उस पर भी कमेंट बंद हो जा रहे हैं।
ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ज्यादा ही। अभी आदित्य बताता हूं कम्युनिस्ट कौन थे। कह रही सर ये ज्यादा ही हो जा रहा है। अरे बच्चे, कमेंट जो है ज्यादा करोगे ना तो ज्यादा ही होगा। इस पे एक बच्चा नहीं है जो आपस में तुम लोग, ठीक है ना, आपस में तुम लोग बातें करते रहोगे। हाँ, एक बच्चा नहीं, 10 बच्चे भी अगर एक साथ जो है आ जाए, पूरा कमेंट बॉक्स फुल हो जाए, ठीक है ना। इसलिए उसकी चिंता नहीं करो। भगत सिंह की फांसी को लेकर के डाउट क्लियर कर दिया था। कम्युनिस्ट कौन है? आदित्य का प्रश्न है। ये है रूसी क्रांति से प्रभावित, ठीक, और क्या करना चाहते हैं? भारत में सशस्त्र क्रांति। और इनका दर्शन क्या है? समाजवाद। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तब ये अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। अभी इतना रखो कि आज भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। अब की कम्युनिस्ट पार्टियां रूसी क्रांति की तरह क्रांति नहीं करना चाहती, चुनाव लड़ती हैं। तो क्या होगा कि विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ठीक है। मम्मी का आदेश है कि पहले खाना फिर पढ़ाई। भारत में कितने क्रांतिकारी हैं ना बच्चा, गिन ही नहीं पाओगे, है ना। बिल्कुल दिव्या। तो प्रियंका पहले खाना फिर पढ़ाई। अभी खाना खा लेना, ठीक है ना। उन्नीस सौ 35 अक्सर से भारतीयों ने अंग्रेजों पर पूरी तरह से प्रभुत्व बना लिया था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक संजू प्रभुत्व बना लिया है, ठीक है। अंग्रेजों के हाथ से भारत की सत्ता रेत की तरह फिसलती जा रही है, ठीक है। उनके अपने चुनाव उनाव होते थे बच्चे, श्रमिक संघ और कृषक संघों के, वो अपना करते थे। खुशी कह रही सर पर्सनल क्वेश्चन। क्या करें अवधेश, देख रहे हो साक्षी गुस्सा है। कह रही सर बताइए गुड मॉर्निंग भी जो है नहीं बोलने दे रही, तो कुछ ज्यादा ही हो गया, अत्याचार है ना, अंग्रेजों की तरह अत्याचार करने लगे। अब तुम लोग स्वतंत्रता संग्राम करो फिर हमारे खिलाफ, है ना। अर्धसंघी है, ठीक है। ये हम लोग अभी अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक। सर चला तो चली अंग्रेजों ने, चाल तो चली, अभी चाल तो देखेंगे ही हम लोग। हाँ, पहले पढ़ाई बाद में खाना। अंग्रेज हैं बेटा, वो क्यों देंगे हमें वोट डालने का अधिकार। बस बस अभी आज जल्दी खत्म करेंगे, थोड़ा 5 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तब तुम लोग खा लेना। देखो बेटा, अभी 3 साल पहले तो जो है हिस्ट्री ऑप्शनल की स्टूडेंट ने टॉप कर दिया, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी, इतना ही समझ लो रवि, इससे ज्यादा इसका कोई जिक्र नहीं आएगा बच्चा। मैं हूं प्रियांशु, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। खादी का मतलब अजय काहे नाक कटवायो है। खादी, आज जितने नेता है सफेद सफेद जो कपड़ा पहनते खादी ही पहन रहे, चरखे से बुना हुआ कपड़ा, ठीक है, चरखे से बुना हुआ कपड़ा। चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शनल बेटा ना, ऑप्शनल ऐसे नहीं चुना जा सकता। मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सबसे अच्छा है, और अगर मैं बता भी दूं तो मैं तुमसे कहूंगा कि मेरी मत मानो। कई तरीके से ऑप्शनल चुनते हैं। जिस दिन हम लोग बात करेंगे तुम्हारी स्ट्रेटजी वगैरह पे, उस दिन बात कर लेना, तब मैं तुमको 3 कसौटियां होती हैं जिस पर तुम्हें चुनना होता है। अब खाली एक बात समझ लो, फिर इसको अभी खत्म करेंगे। अब आ रहा है यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में
एक अपना जो है ना हिटलर चच्चा हुआ करता था, हिटलर और मुसोलिनी एक हो गए और उन्होंने ब्रिटेन की नाक में कर दिया दम। और इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा बवाला भारत के भीतर शुरू हो जाता, और वो बवाल जाते जाते कांग्रेस के अंदर भी फैल जाता है कि अब क्या करना चाहिए। और इसी रणनीति पर बहस करते करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में थोड़ा राजनीतिक मतभेद हो जाता है। ठीक है ना। मलाइका को किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं है तब तो तुम जो भी तुमको स्कोरिंग लग रहा है, जिसका सिलेबस छोटा है, ठीक है ना, और जो तुमको समझ में आ रहा है वो ऑप्शनल चुन लो बेटा, ठीक है ना। तब तो कोई बात ही नहीं है अजय, ठीक। बढ़िया कोमल, थैंक यू बेटा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बादल अभी मंडरा रहे हैं, तो कल हम लोग अपनी क्लास में थोड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर जाएंगे, और उसके पहले दो छोटी छोटी चीजों पर बात कर लेंगे। आज तुम लोगों ने पूछ दिया इसलिए मैं अभी बता दूंगा, वरना मैं बाद में तो रखता हूं जहां से प्रीलिम्स के सवाल ज्यादा बनेंगे और मेंस के लिए थोड़ी सी समझ बनेगी। एक समाजवाद और दूसरा कम्युनिस्ट, ये दोनों प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे। तो कल द्वितीय विश्व युद्ध की बैकग्राउंड से पहले थोड़ा सा इनके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। आज थोड़ी छोटी क्लास रखने का मन है, तो कल मिलेंगे और कल 5 मिनट 7 मिनट क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। तो जिसको जाना है, जिसको खाना है वो खाना खा ले। वीरेंद्र कल मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी छोटी क्लास लूंगा, 1.5 घंटे की क्लास ले लूंगा। तो आज खाना वाना खाओ, आज का आधा घंटा अगली 3 क्लास में निकाल लेंगे, 5-5 7-7 10-10 मिनट आगे बढ़ा के, ठीक। तो मिले कल, आज्ञा है। हाँ, साक्षी कहेगी तभी आज की क्लास खत्म करेंगे हम। आज वो दुखी हो गई है, ऐसा ना हो जाए कि क्रांतिकारी हो जाए कल को। तो सौरभ सर मुर्दाबाद का नारा लगा दे, बोले कि सर ऐसा बढ़िया समझ में आ गया है कि अब हम क्रांतिकारी हो गए। चलो बाय बाय।